को यस सर। यस सर। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो आज से हम लोग अपने सिलेबस का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, उस पे हम लोग इंटर कर रहे हैं। इतना दिन जो भी हुआ वो तो बेसिक कंसेप्ट था, जिसको मोटा मोटी एक ओवरव्यू हम दे दिए, जिसमें अगर डिटेल से आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो मतलब थोड़ा सा डिटेल से कर लीजिएगा, रिवीजन है इंटर के बेसिस पे। अब हम ग्रेजुएशन के सिलेबस में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे फोकस करेंगे। हमारा टॉपिक होगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। एक मिनट, तो सिलेबस में हमारा टॉपिक क्या मेंशन है? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड linearly dependent set of vectors, ठीक है। और इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इंडिपेंडेंटली इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आज से हम थोड़ा सा पेस अब इस क्लास का स्लो करेंगे, क्योंकि हम लोग मेन टॉपिक में जब इंटर कर गए हैं तो थोड़ा सा पेस हमें हमारा स्लो होगा, सबको साथ में लेके चलना होगा, और पार्टिसिपेशन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सबका बढ़ जाए, है ना। एक दो लोगों से दो ही लोग जवाब देते हैं तो उससे ज़्यादा मतलब कि हम पार्टिसिपेशन चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो उससे भी पहले वेक्टर्स क्या है वो देखते हैं, हम किस तरह के वेक्टर्स के बारे में डील करेंगे। जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मेनली फोकस कर रहे हैं रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, ठीक है। रो वेक्टर क्या हो गया? ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो की संख्या सिर्फ एक है, ठीक है। 1/4 या फिर 1/n के फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगा इसको हम क्या कहेंगे? रो वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और कॉलम वेक्टर क्या होगा? ये है हमारा रो वेक्टर। इसमें वन कॉलम और मोर देन वन रो। हाँ, कॉलम एक ही होगा और रो की संख्या हमारी एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलम वेक्टर। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है स्केलर्स या फिर फील्ड। तो स्केलर्स क्या है या फिर फील्ड क्या है कि ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट जिस सेट से बने होंगे, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स जिस सेट से लिया गया है उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर्स कहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो कॉलम वेक्टर हम लोग लिए हैं इसके कंपोनेंट्स जिस सेट से लिए जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। और
इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में जब ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो फील्ड के बारे में और भी जानकारी होगी, लेकिन अभी हम सिंपल वर्ड्स में क्या हम लोग देखेंगे कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो जिस सेट से लिए जाएंगे उसको फील्ड कहेंगे, और कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे लिए जाते हैं, ज़्यादातर या तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है या सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, इससे बढ़कर भी कोई हो सकता है, कोई तीसरा सेट भी लिया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स के अलावा भी रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इतना छूट रहना चाहिए, इतना रिजिड नहीं रहना है कि हमारा जो कंपोनेंट्स है वो सिर्फ रियल का ही हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स का ही हो सकता है। ठीक है, तो माइंड को इतना फ्री रखना है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रखना है कि फील्ड का एलिमेंट या फिर स्केलर्स जो है हमारे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स और या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अलग हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर फील्ड और स्केलर्स का डेफिनेशन लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं ये क्या है, सिर्फ समझने के लिए है। मैथमेटिकली हम लोग ऐसा डेफिनेशन नहीं देते हैं, वो ग्रुप थ्योरी में जब आएंगे तब हम प्रॉपरली फील्ड का डेफिनेशन लिखेंगे। बस यहाँ पर बोल के हम काम चला रहे हैं कि रो वेक्टर का कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे, स्केलर्स, और कंपोनेंट्स जिस सेट से लिया गया है उसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मोटा मोटी इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इसको कैसे समझेंगे कि कोई सेट है, मान लेते हैं एस है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को हम किस तरह से लिख रहे हैं, सपोज v1, v2, v3, v4। ठीक है, अब अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, लीनियर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से पहले हमको पढ़ना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो स्केलर्स किसको कह रहे हैं आप समझ रहे हैं। अगर मोटा मोटी क्या है हम लोग समझ सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स जिस सेट से लिए गए हैं वो सेट। ठीक है, तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स किसको कहेंगे, सपोज हमारे पास 4 वेक्टर है। ठीक है, और हमारे पास 4 स्केलर्स हैं। ठीक है, 4 स्केलर्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो देखिए, एक स्केलर लेंगे, एक वेक्टर लेंगे, इसके बाद ऐड करेंगे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद ऐड करेंगे, फिर स्केलर लेंगे, दूसरे वेक्टर को इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर थर्ड स्केलर लेंगे, फिर तीसरे वेक्टर के साथ इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर फोर्थ वेक्टर लेंगे और फोर्थ स्केलर लेंगे। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या समझते हैं, सपोज हमारे पास रो वेक्टर या
कॉलम वेक्टर है। अभी रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर में ही फोकस करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिटेल हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तब हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है 1 2 3 4, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये किस तरह का मल्टीप्लिकेशन है? अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है, अल्फा 1 एक स्केलर है, v1 एक वेक्टर है, दोनों के बीच स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो जो रिजल्ट आया वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अल्फा 1 एक स्केलर क्वांटिटी है, v1 एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के बीच जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर होगा क्वांटिटी? सर, हाँ, वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना सर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होगा सर। हाँ, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा ये क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक क्या हो रहा है? स्केलर और वेक्टर के बीच स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और जब ये फाइनली जब मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो ये एक वेक्टर बन रहा है ना? ये भी एक वेक्टर बन रहा है। तो इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन हम एडिशन लगाए हैं ये क्या है? हमारा वेक्टर एडिशन है। ठीक है, दो वेक्टर के बीच ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर एडिशन कहेंगे। ठीक है, दोनों चीज हम लोग समझ गए। स्केलर और वेक्टर के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, और उसके बाद दो वेक्टर के बीच जो एडिशन होगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वेक्टर एडिशन कह रहे हैं। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है कि इस तरह का फॉर्म अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा 4 v4, इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन होगा इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग देना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? सपोज v1 v2 डॉट 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 vn are n vectors and alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n are n scalars, then the combination of the form alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot 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 alpha n vn is called the linear combination of the vectors। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब आते हैं हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो उससे पहले लीनियरली डिपेंडेंट को समझिए क्या कहते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट हम लोग किसको कहते हैं? सेट को कहते हैं। ठीक है, वेक्टर्स क्या होगा? सेट के अकॉर्डिंग कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट सेट में बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ सेट पे हम लोग फोकस करेंगे कि कोई सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें, एक मिनट, आवाज आ रही है अभी? यस सर। सर
यस ठीक सर। ठीक। तो लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स किसको कहेंगे? सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें 4 वेक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर किसी एक वेक्टर को, सपोज v3 को, हम लोग बाकी v1 v2 और v3 के लिनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पाए, ठीक है। अगर यहाँ पर v4 ले लेते हैं, कोई ऐसा स्केलर हमको मिल जाए a b और c की, v3 को हम क्या कर सकते हैं, v1 v2 और v4 के लिनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग लिख पाए, तब हम लोग क्या कहेंगे, इस सेट को लिनियरली डिपेंडेंट सेट कहेंगे। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, कोई भी अगर एक वेक्टर को, इनमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सके, तब हम लोग एस को क्या कहेंगे, लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इफ एनी वेक्टर्स of the set S can be written as the linear combination of the other vectors of S, ठीक है। Then the set S is called the linearly dependent set of vectors, ठीक है। तो अगर S के कोई भी कम से कम एक वेक्टर है ना, इफ एटलीस्ट वन कर दीजिए, इफ एटलीस्ट वन वेक्टर ऑफ द सेट S, कम से कम एक वेक्टर को भी अगर हम लोग दूसरे वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पाए, तब हम लोग S को क्या कहेंगे, लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग अगर अनम्यूट कोई है तो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जब बोलना होगा तो, सॉरी, म्यूट कर लीजिए, बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज एस में हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर 1 2 3, ये सेट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो चौथा कंपोनेंट है या चौथा वेक्टर है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 को 1 इंटू 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 1, ठीक है। तो इसमें एक, कम से कम एक वेक्टर को हम लोग बाकी तीनों के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए, तो इसीलिए हम लोग S को क्या कहेंगे, लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। फिर और कोई एग्जांपल हम लोग देते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसको S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है,
जो लास्ट वेक्टर है उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखिए 2 0 0 इक्वल टू 2 इंटू पहला वेक्टर प्लस 0 इंटू दूसरा वेक्टर प्लस 0 इंटू तीसरा वेक्टर। ठीक है, ये होगा ना। इसको फाइनली अगर कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या होगा 2 0 0 और दूसरा टर्म 0 0 0, तीसरा टर्म 0 0 0, तो फाइनली हमारा 2 0 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लास्ट वेक्टर को बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख पा रहे हैं, इसीलिए S2 भी हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं S3। इसमें हम लोग रखते हैं, बस फर्स्ट 3 को रख लीजिए। अब इसमें बताइए, क्या किसी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? कहने का मतलब, सपोज कोई भी एक ले लीजिए, किसी भी एक को, कहने का मतलब क्या 1 0 0 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू ए और बी के लिए? क्या पॉसिबल है? ए और बी का क्या कोई हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे? क्या ए और बी का ऐसा वैल्यू हम लोग को मिलेगा कि इन तीनों में से कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई करे? ठीक है, इसमें कर दीजिए A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक है, तो A1 B1 कोई ऐसा वैल्यू है आपके पास जो कि फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? A2 B2 क्या आपके पास ऐसा वैल्यू है जो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? या फिर A3 B3 कोई भी ऐसा वैल्यू है जो कि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? ठीक है, तो ऐसा कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा जो इन तीनों में से कम एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तब ये क्या है, ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स नहीं है। और जो सेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। लेकिन ये तो समझने के लिए काफी आसान है, लेकिन किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए ये जो मेथड है इसको अप्लाई करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको हर एक वेक्टर के पास जाना होगा और देखना होगा कि क्या बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे इस वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हमको 3 इक्वेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ा। उसके बाद तीनों में हमको स्केलर चेक करना पड़ा कि क्या मेरे पास इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए A1 B1 या फिर A2 B2 या फिर A3 B3 का कोई भी वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी सिंपल है ये डेफिनेशन, लेकिन अप्लाई करने में ये डेफिनेशन काफी मुश्किल है। तो हम लोग एक दूसरा फॉर्म हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, और दोनों ही डेफिनेशन हमारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट S इक्वल टू B1 B2 डॉट Bn बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स।
then S is said to be linearly dependent if alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot 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 alpha n vn बराबर 0 implies at least 1 alpha I is not equal to 0. ठीक है, for I equal to 1 to n. तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम जो वेक्टर्स को हमको प्रूफ करना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट का है या डिपेंडेंट सेट का है, उसका लिनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है, स्केलर्स अननोन है। ठीक है, अननोन स्केलर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर को लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करने पर अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कम एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, अगर एक भी कम से कम एक भी स्केलर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब हम लोग क्या कहेंगे, एस को लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो डेफिनेशन है उसकी इक्विवेलेंट कैसे हो रहा है, ये चीज देखना है हमको। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं, सपोज अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर किसी को भी हम लोग ले सकते हैं, जो भी स्केलर नॉट इक्वल टू 0 आ गया है ना, जो भी स्केलर नॉट इक्वल टू 0 आ गया उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो स्केलर नॉट इक्वल टू 0 आया उस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, माइनस अल्फा 3 v3 आ जाएगा यहाँ पर, डॉट 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 अल्फा n vn। अब चूंकि अल्फा 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर अल्फा 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जनरली रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, वर्ड हम लोग बोल सकते हैं, या फिर अल्फा 2 इनवर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सेफ रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेफ रहने के लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर अल्फा 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा 2 इनवर्स जब अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो वैल्यू कितना देगा, 1 है ना। अल्फा 2 इनवर्स जब अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1। तो v2 बराबर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ v2 बचेगा और राइट हैंड साइड ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू पूरा है माइनस ऑफ अल्फा 2 इनवर्स अल्फा 1, इसको बीटा 1 लिख दीजिए, फिर प्लस माइनस ऑफ अल्फा 2 इनवर्स अल्फा 3 को आप क्या कर दीजिए, बीटा 3 कर दीजिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीटा n भी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि v2 को बाकी v1 v3 डॉट 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 vn के लिनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख पाए, है ना। तो दोनों डेफिनेशन हमारा इक्विवेलेंट हो गया, है ना। दोनों डेफिनेशन में अब कोई अंतर नहीं है। जब एक डेफिनेशन से दूसरे डेफिनेशन में हम लोग चल जा रहे हैं या फिर दूसरे डेफिनेशन से फिर पहले डेफिनेशन में चल जाते हैं तो मतलब दोनों ही डेफिनेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम लोग किस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, ये डेफिनेशन हमारा है। इसको कैसे अप्लाई करना है अभी हम दिखाते हैं। जब हमको प्रूफ करना होगा कि कोई भी वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है,
तब हम लोग क्या करेंगे, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ठीक है, सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, और इसमें अगर कम से कम एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इन स्केलर्स में से कम एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर सारा 0 आ गया तब क्या हो जाएगा बताइए, इंडिपेंडेंट। तब क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट। ठीक है, कह क्या रहे हैं हम, कम से कम एक भी नॉन जीरो आ गया, कम से कम एक भी स्केलर नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, सारा स्केलर जीरो आ गया तब हम लोग क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का भी डेफिनेशन लिख लीजिए साथ ही साथ, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह से, लेट S इक्वल टू V1 V2 डॉट 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 Vn be a set of vectors, then S is said to be S is said to be a linearly independent set of vectors if alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus dot 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 alpha n Vn इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, मतलब सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए हमारा, अल्फा आई बराबर 0 फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सारा ही अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फॉर ऑल आई। पिछले वाले डेफिनेशन में क्या लिखे थे, अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 आई। ठीक है, यहाँ क्या था, इम्प्लाइज एटलीस्ट 1 अल्फा आई। ठीक है, एटलीस्ट 1 यहाँ पर लिखे, कम से कम एक अल्फा आई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सारा ही स्केलर का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा, तब सेट को हम क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। अब जो एग्जाम्पल लिए हैं वो देखिए, एग्जाम्पल पहला S1 हम क्या लिए थे, एग्जाम्पल्स कंसीडर कीजिए। पहला S1 क्या था हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या था 1 2 3। तो अब हम लोग कोई एक एक वेक्टर के पास जाके हमको चेक नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, इस चारों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 प्लस अल्फा 4 1 2 3 बराबर 0। जीरो कहने का मतलब 0 वेक्टर है ना, जो डेफिनेशन में हम लोग 0 की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, 0 वेक्टर है, 0 स्केलर नहीं है ना। रियल नंबर के 0 की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस 0 की बात कर रहे हैं, 0 वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब सॉल्व कीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इसको अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अल्फा 1 0 0 अल्फा 1 0 0 0 0 अल्फा 2 0 0 0 अल्फा 0 3 0 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा अल्फा 4 4 2 अल्फा 4 3 अल्फा 4। ठीक है, अब सारे को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर क्या आएगा बताइए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 4 और उसके बाद अल्फा 3
प्लस 3 अल्फा 4 बराबर 0 0 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना वैल्यू आएगा देखिए। अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 बराबर 0 हो गया। अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 4 बराबर 0 हो गया। अल्फा 3 प्लस 3 अल्फा 4 बराबर 0। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को सेटिस्फाई करने वाला कोई ऐसा, और अल्फा 4 को सेटिस्फाई करने वाला कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हैं, मतलब जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर गेस करके हमको बताइए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 का ऐसा वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अल्फा 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा 4 लिख सकते हैं यहाँ से। माइनस अल्फा 2 का वैल्यू माइनस 2 अल्फा 4 लिख सकते हैं यहाँ से। और ये क्या होगा हमारा, ये सर मतलब अल्फा 1 -1 लेंगे, अल्फा 2 -2 लेंगे, अल्फा 3 -3 लेंगे, अल्फा 4 1 लेंगे। ठीक है, तो अल्फा 4 का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, यहाँ अल्फा 4 आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं ना, ये आपके ऊपर है। अल्फा 4 का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं 0 के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट 0। तो अल्फा 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो 0 के अलावा अल्फा 4 का, क्योंकि 0 अगर अल्फा 4 का वैल्यू 0 ले लेंगे तो सारा 0 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, ट्राई करना है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारा निकले, तभी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हम प्रूफ कर पाएंगे। जहां तक हो सके सबसे पहले ट्राई करना है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारा निकले। ठीक है, जब नॉन जीरो सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल नहीं है, जब हार मान गए, तब हमको देखना है कि अब तो सारा ही वैल्यू 0 है, तब हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा 4 का वैल्यू 1 रखने पर इसका वैल्यू कितना आ गया, -1, इसका -2 और इसका -3। ठीक है, तो यहाँ पर तो और भी अच्छा केस हो गया। क्या अच्छा केस हो गया कि हम लोग को चाहिए था कि इन चारों में से कम एक नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ चारों ही नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0। इनमें से अगर कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 रहता तो हम लिनियरली डिपेंडेंट घोषित कर देते, लेकिन यहाँ तो और भी अच्छी बात ये हो गई कि चारों ही नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ तो डाउट का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो S1 जो है हमारा क्या हो गया, लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा आई आर नॉट इक्वल टू 0, आई का वैल्यू 1 2 3 4, देयरफॉर S1 is a linearly dependent set of vectors। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल जो है सेम है, S2 हम लोग सेम लिए हुए हैं, बस लास्ट वेक्टर हम लोग चेंज किए हैं। ठीक है, 2 0 0 लिए हुए हैं। तो इसको देखिए S2 को सेकेंड एग्जाम्पल में, S2 में हमारा क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये है 2 0 0। ठीक है, तो अब हम फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं चारों का। तो अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 प्लस अल्फा 4 2 0 0 इक्वल टू। अब सॉल्व कीजिए।
पहला टर्म क्या हो जाएगा अल्फा 1 0 0, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 0 अल्फा 2 0, थर्ड टर्म होगा 0 0 अल्फा 3, अल्फा 3 2 अल्फा 4 0 0। ठीक है, अब चारों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आता है देखिए, पहला कंपोनेंट क्या आएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 4। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट में सिर्फ अल्फा 2 है, तीसरे में सिर्फ अल्फा 3 है। अल्फा 3 सर सर इसमें अल्फा 2 अल्फा 3 0 आ रहा है और इसमें अल्फा 1 का वैल्यू हम लोग -2 लेंगे और अल्फा 4 1 लेंगे, यानी ये हो गया आपका लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आएगा अल्फा 2 0 हो गया, अल्फा 3 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अल्फा 4 का या फिर अल्फा 1 का कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे अल्फा 1 इक्वल टू -2 अल्फा 4 है, तो अल्फा 4 का कोई भी वैल्यू ले लीजिए रियल नंबर में, सिर्फ 0 के अलावा। ठीक है, अल्फा 4 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। सपोज इस बार आप अल्फा 4 का वैल्यू क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, तो अल्फा 1 क्या आ जाएगा आपका -4। -4 ठीक है, और अल्फा 2 और अल्फा 3 क्या आया है 0 आया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो हमारे पास स्केलर हैं जिसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और हमको कम से कम एक चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 and alpha 4 is also not equal to 0, therefore S2 is a linearly dependent set of vectors. ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए हैं, बस 3 ही वेक्टर लिए हैं इसमें, 0 0। ठीक है, ये तीनों लिए। अब इसको प्रूफ करना है इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, फिर से हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसमें सर ऑल 0 आएगा सर, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फिर से सॉल्व कर दीजिए इसको, थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ये अल्फा 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 है फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट अल्फा 1, सेकेंड कंपोनेंट इसमें 0, इसमें अल्फा 2, इसमें 0, तो ये अल्फा 2, थर्ड कंपोनेंट इसमें 0, इसमें 0, इसमें अल्फा 3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को जब राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे तो क्या देख रहे हैं, अल्फा 1 भी 0 आ रहा है, अल्फा 2 भी 0 आ रहा है, अल्फा 3 भी 0 आ रहा है। हम लोग लाख कोशिश करें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का वैल्यू नॉन जीरो नहीं साबित कर सकते, ये 0 ही आना है। ठीक है, तब इस केस में क्या हो जाएगा, जब सारे स्केलर्स 0 हो गए तो S3 को हमको क्या करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट घोषित कर देना पड़ेगा। ठीक है, therefore S3 is a linearly ठीक है इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। याद कर रहे हो का? एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो अब फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में S4 में ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और थर्ड वेक्टर में ले लीजिए 0 वेक्टर को। अब ये बताइए आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट है या फिर इंडिपेंडेंट सेट है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ठीक है, लीनियरली सब 0 आ जाएगा। इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। अल्फा 1 1 0 0
प्लस अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 प्लस अल्फा 4 0 0 0 इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा बताइए। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथे सारे को ऐड करने पर क्या आ रहा है, अल्फा 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला कंपोनेंट देखिए, इसमें अल्फा 1, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, तो ये अल्फा 1 आ गया। दूसरे कंपोनेंट में ये 0, यहाँ से अल्फा 2, यहाँ से 0, यहाँ से 0। थर्ड कंपोनेंट अल्फा 3, यहाँ से 0 0, यहाँ से अल्फा 3 और यहाँ से 0। ठीक है, तो अल्फा 1 0 हो गया, अल्फा 2 0 हो गया, अल्फा 3 0 हो गया, लेकिन अल्फा 4 का वैल्यू क्या है आएगा बताइए। अल्फा 4 का वैल्यू, अल्फा 4 अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर अल्फा 4 के बदले में 5 रख दे, कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे? 5 रख दे, 6 रख दे, 1/2 रख दे, कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी अगर रख देंगे, ये इक्वेशन फिर भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग अल्फा 4 का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी हमारा फील्ड होगा। ठीक है, एक्सेप्ट 0। तो ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आ गया। हियर अल्फा 4 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो कम से कम एक वेक्टर हमारा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसीलिए हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, S4। S4 क्या हुआ, डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट हो जाएगा। ये जो हम लोग लिखे हैं ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो S4 इज अ linearly dependent set of vectors। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर क्या हो रहा है। अच्छा, इससे हम लोग नोटिस क्या किए, इसको नोट में लिख लीजिए कि अगर 0 वेक्टर किसी भी सेट में रहेगा तो हम लोग बिना देखे उसको डिपेंडेंट घोषित कर देंगे, है ना? कि अगर किसी सेट में आप 0 वेक्टर को देख लिए तब बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, उसको लीनियरली डिपेंडेंट सेट घोषित कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, इफ 0 वेक्टर belongs to a set S, then S is a linearly dependent set of vectors। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लिनियरली इंडिपेंडेंट और लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे कितने होते हैं, दो तरीके से होते हैं। पहला ax इक्वल टू b का फॉर्म, दूसरा ax इक्वल टू 0 का फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन। अब दोनों किस तरह से होंगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स वाई जेड, इधर ले लीजिए 10 11 12। ठीक है, ये क्या है आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म, जिसमें इस वेक्टर को ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं और इसको बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, तब क्या होगा, तब ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y प्लस 6z, और थर्ड रो 7x प्लस 8y प्लस 9z, x y z। सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई हो गया है, इक्वल टू है ठीक है। अब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10, 4x प्लस 5y प्लस 6z बराबर 11, और 7x प्लस 8y प्लस 9z बराबर 12। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे, जिसमें इक्वेशन 1 जो है, इसको इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है, और ये 2 क्या है, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में दिया गया है, 3 लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में इसको दिया गया है। ठीक है, तो या तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इस फॉर्म में रहेगा या फिर इस फॉर्म में रहेगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसको हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे। तो अभी हमारा फोकस रहेगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। इससे भी कुछ कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा ये रहेगा। तो इसमें क्योंकि आपके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में हमेशा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आएगा, है ना, नॉन होमोजेनियस नहीं आएगा। लेकिन हम लोग नॉन होमोजेनियस भी सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जब एक बार सीख रहे हैं तो दोनों ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होगा, राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा। तो जैसे इक्वेशन 2 को ही ले लीजिए, अगर ये राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाता, तब हम लोग इसको क्या कहते, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह का होगा, बस राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0 0 0। ये हो गया हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा, उसके सॉल्यूशन के नेचर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सपोज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे, एक इक्वेशन हम दे रहे हैं x प्लस वाई
बराबर 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा बता सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब x इक्वल टू माइनस वाई लीजिए, y का वैल्यू जैसा जैसा आप पुट करेंगे वैसा आपको x का वैल्यू मिलेगा। y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू -2, इस तरह से। तो इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखने का तरीका किस तरह से है, किस तरह से लिखेंगे? y इक्वल टू k, x इक्वल टू -k, where k is a number of real number। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर सॉल्यूशन सेट को लिखना हो तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? x इक्वल टू -k, y इक्वल टू k, where k is a real। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके इनफाइनाइट हो। ठीक है, एग्जाम्पल 1 ये हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। क्या आएगा वैल्यू? अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो जैसे आप लोग सॉल्व करते थे क्लास 10th में, क्या करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2x प्लस 2y बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 0। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है? ये कैंसिल हो जाएगा, -y बराबर 0, तो y हमारा क्या आएगा? 0। फिर फाइनली इस y को जब यहाँ पर पुट कर देंगे तब क्या आ जाएगा? x बराबर भी 0 आ जाएगा। 0। ठीक है, तो इसमें बताइए कितना सॉल्यूशन इसका मिला? एक सॉल्यूशन मिला, 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन? ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट अगर इसका हम लोग लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा हमारा? बस एक ही तरह का सॉल्यूशन है जिसमें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ गया इसका? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा थ्योरी पर गौर करते हैं कि इसका थ्योरी है क्या, कि किस केस में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, किस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? ax इक्वल टू, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? 0 है। तो यहाँ से 2 केस में डिवाइड करते हैं इसको। पहला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले केस में देखिए क्या हो रहा है। पहले केस में जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अच्छा यहाँ पर और एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा, a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तभी ये थ्योरी हम लिखेंगे, अदरवाइज डिटर्मिनेंट की बात नहीं करेंगे, है ना। अगर a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तब, ठीक है, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब रैंक की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में रैंक भी है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तब हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। अभी हम लोग फिक्स्ड क्या कर देते हैं, हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस केस में अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब ए इनवर्स हमारा निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन
सेकेंड केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट 0 हो गया तब हम लोग ए का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो जब ए का इन्वर्स निकल जाएगा तब क्या होगा, तब हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसको किससे प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आएगा और 0 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन विच इज 0, ठीक है। तब इस केस में क्या कहेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज x बराबर 0, ठीक है। सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा और वो भी क्या, 0 सॉल्यूशन। 0 सॉल्यूशन के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। 0 सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वेक्टर का हर एक कंपोनेंट 0 हो उसको क्या कह रहे हैं, 0 सॉल्यूशन कह रहे हैं। और वेक्टर का कम से कम एक कंपोनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। और जब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तब हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस में हमेशा ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं निकलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। हमेशा सॉल्यूशन निकलेगा। क्यों हमेशा सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जब इस तरह का इक्वेशन होता है जिसमें राइट हैंड साइड आपका 0 हो तो हमेशा हम लोग x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रख के दोनों ही इक्वेशन या जितना भी इक्वेशन है सारे को हम लोग सेटिस्फाई करा सकते हैं। मतलब x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या कहेंगे, x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको नीचे लिख दीजिए ताकि ये किसी केस में कंसीडर ना हो। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 0। देयरफॉर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में नो सॉल्यूशन आता है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है और ऑप्शन में आपका नो सॉल्यूशन है, तब वो ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बात आप लोग समझ गए कि नो सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। देयरफॉर we will not discuss the term no solution, ठीक है। क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन का जो टर्म है वो अगर ऑप्शन में आ गया तो उसको तुरंत गलत कर देना है, ठीक है। अब आते हैं सेट ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग A एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, B इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। तब इसको भी दो केस में हम लोग लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ
तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, और इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कहने का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और x बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा। क्योंकि ये सब मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू हमारा निकलेगा ये क्या होगा, यूनिक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या निकलेगा, यूनिक वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ए इनवर्स हमारा यूनिक होता है, बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हमारा यूनिक वैल्यू आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिर्फ एक होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे इस केस में, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का केस है, और जो सॉल्यूशन हमारा है वो क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। अब इस केस में क्या होगा, आइदर नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, पहला नो सॉल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अभी पेशेंस बना हुआ है कि आप लोग थक गए? अगर पेशेंस बना बना हुआ है सर। ठीक है, तो एक आध एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यस सर। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब सॉल्यूशन मेथड हम यूज करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप लोग दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए या फिर किसी भी बड़े से बड़े सिस्टम ऑफ इक्वेशन सारे में कंफर्टेबली हम लोग यूज कर पाते हैं, इसीलिए हम इस मेथड को कंसिडर करते हैं। तो ये मेथड किस तरह से होगा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, फिर x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस तरह का इक्वेशन है बताइए, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है या नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है? नॉन होमोजेनियस। ये किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉन होमोजेनियस की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारा एंट्री हमारा 0 नहीं है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 x y z y z 1 1 2 2 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन रो ऑपरेशन में लगाने के लिए नोटेशन को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड का कोई रोल नहीं है। रो ऑपरेशन कहने का मतलब क्या होता है, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए मैट्रिक्स, और प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब इस मैट्रिक्स पे इफेक्ट आएगा और इस मैट्रिक्स पे इफेक्ट आएगा। ये जो हमारा एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस नोटेशन को छोटा करते हैं ताकि स्पेस हमारा छोटा हो जाए, कैलकुलेशन हमारा इजी पड़े। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे नोटेशन में, 1 1 1, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स लिखिए 1 1 2, और इसको गायब कर दीजिए और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स लिखिए। ठीक है, इस नोटेशन को छोटा कर दिए। ऐसा लिखने का मतलब ये है, ये चीज आपको समझना है। अगर कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ रहे
तो इसको वापस जब कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह से लिखा, इसका मतलब क्या क्या हम लोग समझेंगे, x प्लस 2y बराबर a, 3x प्लस 4y बराबर b, या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग क्या समझेंगे, 1 2 3 4 xy बराबर ab। ठीक है, तो इस नोटेशन को समझने की जरूरत है ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी रहे। ठीक है, क्योंकि बार बार एक्स वाई जेड को लिखने से स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम लोग एक्स वाई जेड को नोटेशन से हटा देते हैं। मैथमेटिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन के बेसिस पे हम लोग शॉर्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि पहला रो का पहला एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, या फिर पहला कॉलम में पहला एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को 0 कर दीजिए, पहला स्टेप। और किसके हेल्प से करना है, फर्स्ट रो के हेल्प से। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। हाँ, फर्स्ट रो के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड रो का पहला एंट्री 0 करेंगे। ठीक है, अगर लैंग्वेज में अगर लिखना चाहेंगे रफली तो हम लोग क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो एंड रो ऑपरेशंस make the first entries of rest of the rows make 0। ठीक है, of the first entries of the rest of the rows। ठीक है, बाकी रो का फर्स्ट एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, 0 बनाएंगे। किसके हेल्प से, फर्स्ट रो के हेल्प से और रो ऑपरेशन के हेल्प से। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अगर इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग देखते हैं R2 का, ये है आपका R1, ये R2 है, ये R3 है। R2 का क्या करना पड़ेगा, R2 का फर्स्ट एंट्री को 0 और R3 का फर्स्ट एंट्री को 0 करने के लिए R1 के हेल्प से अगर हम लोग करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, R2 को हम लोग क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, R1 माइनस, ठीक है, R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2। ठीक है, फिर R3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसको भी R1 माइनस R3 कर दीजिए। ठीक है, तब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस मैट्रिक्स को। पहला जो रो है उसको तो जैसा का तैसा ही रहने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा रो को क्या करते हैं, पहले रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहला एंट्री 0, दूसरा एंट्री -1, तीसरा एंट्री 0 और ये -1। ठीक है, अब R3 को क्या कर दीजिए, सेम R1 माइनस R3, तो ये 0, ये भी 0, ये -1 और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद क्या आया, ये मैट्रिक्स आ गया है ना। ये मैट्रिक्स आने के बाद अब देखिए वापस से अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तब कैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब देखिए इसमें पहला कोफिशिएंट 0 हो गया, बचा क्या -y, और जेड के साथ भी 0 हो गया तो -y बराबर -1। अब देखिए x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0 और जेड का कोफिशिएंट -1 और राइट हैंड साइड में क्या है 1।
तो यहाँ से क्या आ गया देखिए, जेड का वैल्यू निकल गया हमारा -1, वाई का वैल्यू निकल गया 1। अब इन दोनों वैल्यू निकल जाने के बाद जब पहले इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो बाकी भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट ही स्टेप में सॉल्व हो गया, लेकिन सेकेंड स्टेप क्या है, इसका सेकेंड स्टेप चूंकि एग्जांपल इस तरह से लिए तो सेकेंड स्टेप भी हम बता देना चाहेंगे। सपोज इस तरह से आ जाता, यहाँ पर कोई एंट्री है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंट्री है, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता। सपोज इस तरह का आ जाता। अब चूंकि फर्स्ट कॉलम का पहला एंट्री के बाद सारा 0 हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को लेंगे आप। ठीक है, इस एंट्री के बाद जितने भी एंट्री बचेंगे इसके नीचे सारे को 0 करना है। कहने का मतलब हमको अब यहाँ पर 0 लाना है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस अब किसके हेल्प से करेंगे हम लोग, सेकेंड रो के हेल्प से करेंगे। विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो एंड रो ऑपरेशन हमको क्या करना पड़ेगा, A22, ये पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एंट्री के नीचे का सारा एंट्री को हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, इसी टाइप के हम लोग रैंक भी निकालते हैं सर। हाँ, रैंक आएंगे, अभी रैंक में हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी हमारा फोकस रहेगा आईएन वैल्यू आईएन वेक्टर पे। जब रैंक हम लोग पढ़ेंगे तब रैंक भी उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, रैंक निकालने में भी यूज करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें मेरा दूसरा स्टेप भी आ जाए। ठीक है, यस सर। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 2 -1 3। ठीक है, 3 -1 2 1 और यहाँ पर 2 -2 3। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट एंट्री या फिर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एंट्री को छोड़कर बाकी को हमको 0 करना है ना। तो कैसे करेंगे बताइए, R2 को क्या R2 में R2 - 3R1। ठीक है, R2 - 3R1 या फिर 3R1 - R2 कर दीजिए। ठीक है, और R3 को कैसे लिखेंगे, 2R1 R3। ठीक है, तो पहला जो रो होगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। अब इसमें देखिए ये तो 0 आएगा। अब इस एंट्री के बारे में देखिए, ये क्या होगा, 2 × 3 -1 है ना। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 6 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 7। ये आ गया 7। अब इस पोजीशन पे जो एंट्री है वो क्या हो जाएगा, 3 × -1 -2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, -3 -2, तो ये आ गया -5। ये आ गया -5।
अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। ठीक है, अब थर्ड रो का कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा। इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 माइनस 2 0 हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, अब ये थर्ड एलिमेंट कितना आ जाएगा? -2 -3 -5, और ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 -2 6 -2, तो ये 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इस 7 के नीचे का एंट्री को हमको 0 करना है। किसके हेल्प से? R2 के हेल्प से। तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा बताइए? R3 अब सिर्फ चेंज होगा, लेकिन ऑपरेशन क्या लगाएंगे? बोलिए। 6 इंटू R2 into R3 माइनस 7 R3। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे हम लोग? पहला रो और दूसरे रो को एज इट इज लिखेंगे जैसा है। ठीक है, ये एंट्री तो 0 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके फिर R3 को 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो 0 ही आएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब -5 इंटू 6 माइनस 7 इंटू -5, इस पोजीशन की एंट्री के लिए इसका वैल्यू कितना आया? ये आ गया 5। ठीक है, और इस पोजीशन का एंट्री कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 7। ठीक है, 48 20। ये आ गया 20। अब इतना होने के बाद अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, 7y माइनस 5z इक्वल टू 8 और 5z इक्वल टू 8। अब बैक सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? z का वैल्यू मिल जाएगा, z इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब इसको हम लोग किस में करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर कितना मिलेगा? 4। इसमें x का -1, y का 4, z का 4 आ रहा है। ठीक है, और अब क्या करेंगे? z का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, अब इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस 2 इंटू 4 -1 आएगा सर। -4 इक्वल टू 3। x इसमें कितना आ गया? 8, x इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसी मेथड से सारा ही सॉल्व होगा आपका। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सारा सॉल्व होगा, वैसे ही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग और डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेंगे, जिसमें नो सॉल्यूशन किस तरह से हम आएगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस लेंगे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल तो ये ले ही चुके हैं, लेकिन और भी हम लोग इसका और इसका एग्जांपल लेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का और नो सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब असाइनमेंट में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपो एरर है, उसको देखिएगा। साइन एक ले लिया होगा।
इसमें देखिए, ये है आपका 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। ठीक है, इसको करेक्ट करके हम भेजेंगे, लेकिन भी अगर आप लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर एक टाइपो एरर है, प्लस यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, और यहाँ पर x के बदले में जो मिडिल में x है उसके बदले में y। ठीक है, ये टाइपो एरर को ध्यान में रखेंगे, ऐसे हम करेक्ट करके हम भेजेंगे इसको, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। सर कल की टाइमिंग क्या होगी? कल दिन में 11 बजे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम ओके। है तो अभी बता दीजिए। नो सर। नो सर। कल का क्लास का टाइमिंग यही टाइम रखिए सर। ठीक है, क्या दिन में प्रॉब्लम है? जी सर, दिन में प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही टाइम रखते हैं हम लोग 8 PM। आप लोग असाइनमेंट 2 सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। असाइनमेंट 2